स्लाइड्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए मेरे पास जो स्लाइड्स हैं, कल भी आपने इसके काम किया था हम लोगों ने। जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो अपने इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं अपने तीसरे चैप्टर का दूसरा टॉपिक। ये टॉपिक जो है इसका नाम है लाइन मैनेजर्स ह्यूमन रिसोर्स ड्यूटीज़। एक लाइन मैनेजर की ह्यूमन रिसोर्स ड्यूटीज़ क्या होती हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें, जैसे कि एक बच्चा जो है वो एनोनिमस अटेंडीज के नाम से आ रहा है और कह रहा है कि रिपीट कर दें बिटवीन सिलेक्टिंग एंड हायरिंग। देखिए कल 3 बातें हुई थी। इसके अंदर एक चीज़ थी रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के मुतालिक मैंने ये बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टीजमेंट देती है कि हमें कुछ वर्कर्स की ज़रूरत है। एक ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टीजमेंट देती है कि हमें कुछ वर्कर्स की ज़रूरत है। उस एडवर्टीजमेंट के जवाब में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या सब तो एलिजिबल नहीं होते? इसमें से वो लोग जो कि अप्लाई करते हैं और वो जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी उनकी क्वालिफिकेशन जॉब के मुताबिक है, उनकी एक लिस्ट तैयार कर दी जाती है या उनका एक पूल ऑफ कैंडिडेट बना दिया जाता है। अब कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार, यानी ये जॉब का उम्मीदवार है, इसको जॉब मिली नहीं है अभी, ये उम्मीदवार है। तो ये जो है पहला काम ये होता है, इसको हम कहते हैं ये है रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन शुरू होती है जब रिक्रूटमेंट के बाद इस लिस्ट में से स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है। स्क्रीनिंग आप जानते हैं इसके अंदर क्या होता होगा। कैंडिडेट का टेस्ट लिया जाता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, फिजिकल टेस्ट हो सकता है। उसके बाद उसका इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू करने के बाद हर पोस्ट के अगेंस्ट 3 या 5 या 7 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। एक पोस्ट के अगेंस्ट 3, 5 या 7 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद फाइनली सुपरवाइजर जिसके डिपार्टमेंट में काम करना है वो हायरिंग इंटरव्यू करते हैं। ये हायरिंग फाइनल डिस्कशन होती है जिसमें सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट देखी जाती है विद द डिपार्टमेंट, और अगर ये सुटेबिलिटी प्रूव हो जाए तो सुटेबिलिटी प्रूव होने की सूरत में उसे जॉब के लिए उसका इंतखाब हो जाता है। तो ये हायरिंग होती है जिसके अंदर पे डिसाइड होती है, बेनिफिट्स डिसाइड होते हैं, या दूसरे अल्फाज में इसके अंदर पैकेज फाइनल होता है। तो इसको हम कहते हैं ये हायरिंग है। तो जब कोई बच्चा पूछे कि सिलेक्शन और हायरिंग में क्या फ़र्क है, तो ये यकीनी बात उसे रिक्रूटमेंट की भी नहीं समझ आई है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है उसको
रिक्रूटमेंट का भी कख पता नहीं है। अच्छा चले, ठीक हो गई जी बात। अब जो है मुझे बताइए कि जी जी बच्चों, काइंडली रिपीट द डिफरेंस। जी जी यूनानिमस अटेंडीज, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि एक तो अपना नाम जब तक आप नहीं देंगे मुझे जवाब देने में बड़ी मुश्किल होती है। आपने अभी तक अपनी डिवाइस पे अपना नाम तक नहीं मेंशन किया, तो मुझे नहीं पता चलता। लेकिन अब आप बताइए कि आपको बात क्लियर है? जी प्लीज, बात क्लियर है? जी, क्या आपको समझ आ गई इसकी? डू यू अंडरस्टैंड? जी, मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। तो नया स्टूडेंट हैं आप, तो आप मेरा गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन द गूगल क्लासरूम। आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कोई ख़ास नहीं है। आप वहाँ से मेरी स्लाइड्स ले सकते हैं। जी, शेरोज़ खान। जी शेरोज़ खान, आप बात कर सकते हैं मेरे साथ प्लीज़। सर लाइन मैनेजर्स क्या बताएं, लाइन मैनेजर्स क्या होते हैं? शेरोज़, बड़ी सिंपल सी बात ये है कि जो आपका डायरेक्ट बॉस होता है वो आपका लाइन मैनेजर होता है। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि आप, लेट्स सपोज आप एक अकाउंटेंट हैं, ठीक है, जी सर। और आपका जो बॉस है वो है फाइनेंस मैनेजर। तो जो फाइनेंस मैनेजर है या फाइनेंस डायरेक्टर है वो आपका लाइन मैनेजर है, यानी वो आप डायरेक्टली उसको आंसरेबल है। तो जो आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा है हम उसको कहेंगे ये आपका जो है वो लाइन मैनेजर है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसको आंसरेबल है। तो आपने अक्सर देखा होगा हम कहते हैं यार वो मेरा डायरेक्ट बॉस है, यार वो मेरा लाइन मैनेजर है, यार मैं उसको डायरेक्टली आंसरेबल हूँ। तो ये आपका लाइन मैनेजर होता है। अब फर्ज कीजिए साथ एक एचआर मैनेजर है, उसके अपने सबऑर्डिनेट है। अब आप उसकी बात नहीं मानेंगे, आप किसकी बात मानेंगे? फाइनेंस मैनेजर यस की। मैनेजर। जी सर। समझ आ गया बेटा? जी सर। अच्छा, तो अब यहाँ तक समझ आ गया हमें, ठीक है। अब आप अपना माइक खुद ही ऑफ कर दीजिए। अच्छा, अब बच्चों बात यहाँ से शुरू करते हैं हम कि लाइन मैनेजर्स की रिस्पॉन्स ह्यूमन रिसोर्स ड्यूटीज क्या है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात बड़ी ज़रूरी है जो आपको समझनी है। एक मिनट, मैं फ़ैन ऑफ कर दूँ, इसकी आवाज़ शायद आपको डिस्टर्ब करेगी। जी, अब आवाज़ क्लियर है। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि यहाँ पे सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लाइन मैनेजर का मतलब क्या है, ठीक है। लाइन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ह्यूमन रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ और थोड़ी देर बाद आप सब बच्चों के सवाल फिर देखता हूँ। अच्छा, जी बिल्कुल। आप फिर उसके बाद देखते हैं कि सूटेबल कैंडिडेट कौन सा है, तो आप बेशक 7 में से 1 रख लें, 3 में से 1 रख लें। वो आगे फिर सूटेबिलिटी के लिए हम कैंडिडेट ज़्यादा रखते हैं कि जो हमारे ऑफिस के करीब रहता है, जिसको हम कमोडेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, मैं ज़रा बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये सबसे पहले आप वापस आइए अपने टॉपिक पे कि लाइन मैनेजर है क्या। देखिए, मैं यहाँ बात करता हूँ लाइन मैनेजर की ह्यूमन रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब मेरी फील्ड फर्ज कर लीजिए मार्केटिंग है, तो मेरा लाइन मैनेजर मार्केटिंग डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर मार्केटिंग, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह आपकी फील्ड अकाउंट्स है, आपका डायरेक्टर जो है डायरेक्टर अकाउंट्स आपका बॉस है। लेकिन ये जो एचआर ड्यूटीज हैं, ये जो एचआर ड्यूटीज हैं
ये डायरेक्टर अकाउंट्स ने भी निभानी है, डायरेक्टर मार्केटिंग ने, अगर मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ मेरे जिम्मे भी हैं, आपके जिम्मे भी, यानी ये हर एक के बॉस की कुछ एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो बंदा भी मैनेजर की पोजीशन पे है उसके जिम्मे कुछ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन जरूर है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं कि एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एचआर मैनेजर की होती है। हर मैनेजर की एचआर ड्यूटीज होती है, चाहे वो अकाउंट्स में काम करे, चाहे वो फाइनेंस में काम करे, चाहे वो परचेज में काम करे, या वो इवन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के काम करे, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट में काम करे। अगर वो मैनेजर है, अगर वो मैनेजर की पोस्ट पे है, तो उसको हर सूरत कुछ एचआर ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी या ह्यूमन रिसोर्स के कुछ काम काज करने पड़ेंगे। तो आई होप कि आपको बात समझ आई है। मैं रिपीट कर देता हूं, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये एचआर मैनेजर की जिम्मेदारी है। मैं ये कह रहा हूं कि हर मैनेजर, चाहे वो अकाउंट्स का है, चाहे वो मार्केटिंग का है, चाहे वो फाइनेंस का है, या वो परचेज का है, हर एक को, या प्रोडक्शन का है, हर एक को जो है, चाहे वो परचेज का है चाहे वो प्रोडक्शन का है, हर एक को एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि क्या ये बात हमें समझ आई है? अगर ये बात समझ आई है तो फिर हम आगे चल सकते हैं। क्लियर है जी? ठीक होगी बात कि दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट फुलफिल बाय एचआर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, हर मैनेजर को ये ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी। यस, हर मैनेजर ड्यूटीज निभाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब हम बात शुरू करते हैं कहाँ से जी? बात शुरू करते हैं यहाँ से कि एक लाइन मैनेजर की एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर लाइन मैनेजर को प्लेस करना है राइट पर्सन इन द राइट जॉब। यानी हर मैनेजर को, चाहे वो प्रोडक्शन में है, चाहे वो परचेज में है, चाहे वो प्रोडक्शन में है, हर जॉब के लिए सही बंदा ढूंढ के लाना है और उसे उस जगह पे प्लेस करना है। क्यों? क्योंकि उस डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल तो ये है। अगर कोई काम गड़बड़ हुआ या टारगेट अचीव ना हुए तो किसी दूसरे से नहीं पूछा जाएगा, पूछा इन्हीं साहब से जाएगा कि जनाब टारगेट अचीव नहीं हुआ, आप क्या कर रहे थे। लिहाजा इस मामले में इनके कोई दूसरा कम ही बोलेगा। शायद इनका सीनियर मैनेजर इन्हें मशवरा दे दे, लेकिन इनको पूरी इजाज़त देगा कि जिस जॉब पर आप चाहें जिस शख्स को चाहें डिप्लॉय करें, जिस जॉब पर आप चाहें जिसको रखें, लेकिन ये एचआर का तकाजा है कि आपको इतनी सेंस होनी चाहिए, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन सी जॉब के लिए कौन सा कैंडिडेट या कौन सा एम्प्लॉय सूटेबल है। ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी जॉब के लिए कौन सा एम्प्लॉय जो है वो सूटेबल है। तो आपको हर सूरत ये क्या करना पड़ेगा, हर सूरत ये ढूंढना पड़ेगा। तो ये लाजमी है आपके लिए कि यू हैव टू सर्च द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। देयरफॉर ये जिम्मेदारी हर मैनेजर की है। और हर मैनेजर की क्यों है? अपने अपने डिपार्टमेंट में वो जिम्मेदार हैं कि वो जो भी काम होगा, जो भी टास्क होगा, उसके लिए एक आइडियल बंदा ढूंढकर लाएंगे। इसके लिए बेशक वो एचआर से मदद लें या वो खुद ट्रेन करें या वो खुद डेवलप करें, बट येट दे हैव टू डू इट, उन्हें ये करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है बात, हर डिपार्टमेंट जिसमें नया एम्प्लॉय आएगा, नए एम्प्लॉय को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी होगा, परेशानी भी होगी, चूंकि उसके लिए नई जॉब होगी, नई ऑर्गेनाइजेशन होगी। लिहाजा इसकी ओरिएंटेशन की जिम्मेदारी हर सूरत उनके लाइन मैनेजर पे होगी कि वो नए आने वाले कैंडिडेट को, नए आने वाले एम्प्लॉय को गाइडेंस करें, उनको डिपार्टमेंट से इंट्रोड्यूस कराएं, डिपार्टमेंट के लोगों से मिलाएं,
और उसके साथ साथ ये है कि उस एम्प्लॉय को जो है अपने डिपार्टमेंट से जो है वो रोशनास कराएं, अपने डिपार्टमेंट से उसको एक एक बंदे से मिलाएं, ठीक है, ताकि नया आने वाला कैंडिडेट परेशान ना हो, उसे फौरी तौर पे अपने जो है वो बेयरिंग्स को कैचअप करने में मुश्किल ना हो। दूसरी बात क्या है कि जब वो नया आया है तो उसको उसके डिपार्टमेंट से सोशलाइज कराना जिम्मेदारी है मैनेजर की, क्योंकि उसको उसका कल्चर समझ आना चाहिए कि इस यूनिट का कल्चर क्या है, यहाँ का मियारी रवैया क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, यहाँ पे किस तरह से कौन सा काम होता है, ताकि इसके अंदर उस नए आने वाले को मुश्किलात पेश ना आए। जी, उसको मुश्किलात ना आए। अभी मैं आपका सवाल अपने पास महफूज रखता हूँ। इसका जवाब हम इस हेडिंग को एक्सप्लेन करने के बाद देते हैं। अच्छा बच्चों, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि सपोर्ट करें नए आने वाले को कि शुरू में उसकी परफॉर्मेंस पूरी पुअर हो सकती है या स्लो हो सकती है, तो आप उसकी मदद करें ताकि वो गलतियां ना करे। इसके साथ साथ आइडेंटिफाई करें कि उसको इनिशियली किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिस ट्रेनिंग को पूरा करके वो जल्दी एडजस्ट हो सके, जल्दी अपने काम को समझ सके, उसकी एडजस्टमेंट फास्ट हो सके। इसके लिए कौन सी ट्रेनिंग दी जाए कि वो बेस्ट हो जाए। और उसके अलावा ये है कि नए आने वाले की ट्रेनिंग ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वो एम्प्लॉयज़ जो पहले से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, अगर कोई नई जॉब शुरू होती है या कोई ऐसी जॉब है जो किसी एम्प्लॉय के लिए नई है, उसके लिए भी ट्रेनिंग अरेंज करना लाइन मैनेजर की जिम्मेदारी है। तो लाइन मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो न्यू एम्प्लॉयज़ जो आते हैं उनको ट्रेन भी करे, और अगर उनके लिए कोई नई जॉब है तो उसके लिए भी उसकी मदद करे, ठीक है। और क्या कर सकता है वो काफ़ी इनकी मदद कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल छोटा सा इसके बीच में ही मैं ऐड करना चाहूँगा जो बच्चे ने पूछा है। सवाल ये है कि क्या लाइन मैनेजर वर्कर हायर कर सकता है। देखिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो लाइन मैनेजर बिल्कुल ऐसा कर सकता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा कर सकता है, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी याद रहे कि एचआर डिपार्टमेंट बगैर लाइन मैनेजर की मर्जी के कोई वर्कर हायर नहीं कर सकता। उसकी वजह ये कि आखिरकार परफॉर्मेंस और टास्क या गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव तो करके हमें डिपार्टमेंट लाइन मैनेजर नहीं देने हैं। लिहाजा एचआर डिपार्टमेंट इसकी इजाज़त के बगैर किसी को हायर नहीं करता, और फाइनल इंटरव्यू में जो से होती है वो लाइन मैनेजर की ज़्यादा होती है। यानी लाइन मैनेजर हायर बेशक करने में बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन लाइन मैनेजर की राय हतमी होती है और बड़ी अहम कंसीडर होती है। लिहाजा आपके सवाल का जवाब हो गया कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लाइन मैनेजर अहम होता है, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में लाइन मैनेजर को हायरिंग की पूरी पूरी इजाज़त होती है। लेकिन दोनों चीज़ों में लाइन मैनेजर की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अब रही बात ये कि अगर आप ये कहें कि इसमें 5 चीज़ें हैं ट्रेनिंग के हवाले से, पहली बात तो ये है कि इसे मेंटोर की ज़रूरत पड़ सकती है। मेंटोर क्या होता है? मेंटोरिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर नए आने वाले एम्प्लॉयज़ को इंडस्ट्री के साथ रोशनास कराया जाता है, इंडस्ट्री के मामलात समझाए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो नया एम्प्लॉय होता है उसको उस इंडस्ट्री के नॉर्म्स का पता नहीं होता, वहाँ काम कैसे करना है, वहाँ पे इन्स आउट्स क्या हैं। लिहाजा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटोर इसलिए होता है कि नए आने वाले एम्प्लॉयज़ को वो नॉलेज दे सके जो उसे किताबों से नहीं मिला,
जो उसके यूनिवर्सिटी से नहीं मिला, लेकिन उस इंडस्ट्री के मतलब कुछ यूनिक बातें हैं जो कि एक तजर्बाकार इंसान जानता है, तो वो अपना तजर्बा और अपना जो है वो मुशाहिदा वो उसके साथ शेयर करता है। और कुछ ऐसा नॉलेज जो किताबों से भी नहीं मिलेगा, जर्नल से भी नहीं मिलेगा, वो उसकी ज़िंदगी का निचोड़ होगा, जो उसे समझाएगा कि इस इंडस्ट्री में ये काम हो सकते हैं और ये वाले काम नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी ज़रूरी हैं। हमजा पूछ रहे हैं मेंटोर होता क्या है। मेंटोर उस इंडस्ट्री का कोई भी तजर्बाकार आदमी होता है जिसका काफ़ी ज़्यादा नाम होता है, एक्सपोजर होता है, और वो समझने में मदद देता है एक आम नए कैंडिडेट को जिसने कि उस इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम कमाया होता है। लाजिम नहीं है कि ये मेंटोर जो है ये उसका बॉस हो, ये आम तौर पे कोई भी बंदा जिससे वो सीखना चाहे, पूछना चाहे, जैसे होता है ना आप किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं और उससे ज़रा राज की बातें पूछना चाहते हैं कि सर ये जो ऑडिट इंडस्ट्री है इसके अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है कि बंदा कामयाब हो जाए, तो वो क्या करता है, वो आपको कहता है कि इधर आओ बेटा, मैं तुम्हें एक तजर्बे की बात बताता हूँ, इस इंडस्ट्री में ये काम करो और ये ना करो। तो ये एक्चुअली अपने तजर्बे को वो शेयर कर रहा होता है। अच्छा, तो मैं इसको आगे लेके बढ़ता हूँ फौरी तौर पे कि सबसे पहले मैंने क्या कहा, यूज़ मेंटोर, मेंटोर को इस्तेमाल करो। दूसरी चीज़ क्या है, इंकरेज क्वेश्चन एंड आइडियाज़। नया आने वाला जो है वो जाहिर बात है बंदा बड़ा डरा डरा सा होता है, वो तो सवाल ही बड़ी मुश्किल पूछता है, और अगर वो सवाल नहीं पूछेगा तो जानेगा कैसे। लिहाजा हम जो है उसे कहेंगे कि अगर वो पूछेगा नहीं तो फिर गलतियां भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि वो पूछ नहीं रहा और जानता भी नहीं है। ना जानने से गलतियां ज़्यादा होंगी, इससे ये बड़ा हार्डर होगा अंडरस्टैंड करना। तो लिहाजा ट्रेनिंग मटेरियल जो है वो बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे, कि अगर हमने पहले से कोई ट्रेनिंग मटेरियल बनाया हुआ है तो नए आने वाले के लिए बड़ा मददगार होगा। इसके अंदर हम बहुत सारे आइडियाज़ ला सकते हैं, इनोवेशंस ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटीज़ ला सकते हैं, आइडियाज़ प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम इसे कहते हैं कि क्वेश्चन पूछने दें, उसका डर ख़त्म करें, ताकि वो सवाल पूछे, आइडियाज़ को जाने, उसके उसके उसको जो चीज़ नहीं आती वो बताई जाए, ताकि वो गलतियाँ कम करे। तो सबसे पहला काम मेंटोर का अरेंजमेंट करें, जो उस इंडस्ट्री का तजर्बाकार आदमी हो और यूनिक बातें बताए जो किताबों में नहीं मिलती। दूसरी बात ये है, इनकरेज किया जाए कि यार सवाल करो। ज़ाहिर है इंसान क्वेश्चन करता है तो सीखता है, और एक बंदा सवाल ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब बहुत सारी बातें अनजाने में वो कर रहा है। अनजाने में की हुई गलतियां आप जानते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। पता लगे कि उसने पूछा ही नहीं है कि ये चेन कवर हटाने से क्या होता है, और पता चले कि नीचे एक खतरनाक चेन था, उसने कवर हटा दिया और बाद में खुद जख्मी हो गया। उसे पता ही नहीं है कि स्मोक डिटेक्टर के पास अगर मैं सिगरेट भी हूँ क्या हो जाएगा। उसे पता ही नहीं है कि ये जो रेड अलर्ट बटन है इसका मतलब क्या होता है। तो यू कैन सी डैट के अगर पूछेगा नहीं तो फिर वो कुछ ऐसा करेगा जो फिर बाद में ऑर्गेनाइजेशन और आपके लिए बहुत मसला बना देगा। आगे आ जाता है प्रोवाइड रिसोर्सेस। देखिए, काम करने के लिए तो वसाइल की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेस के बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। जैसे कि एक बंदे को जो है वो जो है वो स्टेशनरी चाहिए, उसको कंप्यूटर चाहिए,
उसको कोई डिवाइस की ज़रूरत है, उसको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो अगर आप उसे प्रोवाइड नहीं करोगे तो भाई वो काम भी नहीं कर सकता। ये भी जिम्मेदारी है, ये भी काम है एक लाइन मैनेजर का कि देखिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए। और गेट क्रिएटिव विद फीडबैक, हमेशा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए। प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड कंस्ट्रक्टिव, मुसलसल और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और फ्रीक्वेंट, बार बार। ये तुमने इम्प्रूव कर लिया है, ये तुम्हें करने की जरूरत है, अभी इतना काम हो गया है, इतना काम रहता है, ये काम करो, ये काम ना करो, ये एरर कैसे प्रिवेंट होगा, ये तुम्हारी बुरी आदत है, तुम इसको किस तरह से छोड़ सकते हो। ये सारी की सारी बातें जब तक हम उसे नहीं बताएंगे, मसला सॉल्व नहीं होगा। लिहाजा ये सारी ही बातें समझना जरूरी है उस कैंडिडेट के लिए, तो हमें ये तमाम बातें बतानी पड़ेंगी। आगे आ जाता है कि एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए इंसान के काम काम काम, सिर्फ काम ही करना है दुनिया में, तो ये बात हंगामी हालात में तो ठीक है, लेकिन जनरल लाइफ में काम नहीं चलता। जाहिर है इंसान को सोने के लिए भी प्रॉपर वक्त चाहिए, फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए, तो वर्क और लाइफ के दौरान एक बैलेंस होना चाहिए। सुपरवाइजर को ये सोचना चाहिए कि मैंने एक बंदे को कितना वर्क दिया है, क्या इतना काम करने के बाद वो बंदा इस पोजीशन में रहेगा कि अपना फैमिली रोल भी प्ले कर ले, अपनी जॉब को भी मैनेज कर ले। अगर इतना नहीं हो सकता तो फिर डेफिनेटली आप उसके असाब पर ऐसा दबाव डाल रहे हैं जो पहले स्ट्रेस का बाइस बनेगा और स्ट्रेस के बाद एक्सट्रीम डिप्रेशन। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको लोगों को डिप्रेस करना है या आपको लोगों को प्रमोट करना है। ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो दीज बोथ आर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें बड़ी अहम हैं। इसके बाद ये है इम्प्रूविंग द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ ईच पर्सन। आपके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं एज अ लाइन मैनेजर, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंश्योर करें कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को हासिल करे। उस गोल्स को हासिल करने में आपका डिपार्टमेंट या यूनिट पूरी तरह इन्वॉल्व हो, अपना हिस्सा प्ले करे, और उसके अंदर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके सब ऑर्डिनेट हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी आनी चाहिए। यानी उनकी परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर उनका बहुत इम्पॉर्टेंट हाथ होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल में आप एक इंतहाई अहम हिस्सा अदा कर सकें। अगर आप ऐसा करिए तो आप एक क्लोज टाइड बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर रिटेंशन, ये सब कुछ आप अचीव कर सकेंगे। अब यहाँ तक देखिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि क्या यहाँ तक हमें बात समझ आई है। बिल्कुल रुतबा मेंटोर क्यों नहीं हो सकता एम्प्लॉयज़ में से? कोई भी पुराना तजर्बाकार एम्प्लॉयज़ जिसने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स ली हैं, वो मेंटोर हो सकता है। बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ, चलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। मुझे एक दफ़ा एक कोर्स दिया गया एडवांस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का। वो कोर्स जो था वो एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का था। उसके अंदर मोस्टली बच्चे जो थे वो BSIT की फाइनल स्टेज में थे, और अभी तक उन्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में कुछ इतना ख़ास नहीं पता था। तो मैंने उन्हें एक असाइनमेंट दी कि आपने जाना है आल्फा क्रीम टावर, वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वहाँ पे जाके सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से
और सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर से मशवरे करने हैं और वहाँ से एक एक मेंटोर ढूंढ के लाना है और उस मेंटोर से पूछना है कि आगे हम कौन से कोर्सेज पढ़ें, किस चीज़ में स्किल्स हासिल करें और क्या हमें हासिल होगा। तो आप यकीन कीजिए कि उसमें से तकरीबन 60% बच्चे मेंटोर ढूंढने में कामयाब हुए। उस मेंटोर के मिलने से फ़ायदा ये हुआ कि वो बच्चे जो हैज़र्डली कोर्सेज पढ़ रहे थे, अगले ही सेमेस्टर में वो बच्चे बहुत सीरियस हो गए और इंडस्ट्रियल नॉर्म के मुताबिक पढ़ना शुरू हो गए और फिर वो जाके इंडस्ट्री से बार बार मशवरा करते थे और उसके मुताबिक अपनी तैयारी करते थे। नतीजा ये हुआ कि वो बच्चे जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बड़ी आसानी से एडजस्ट हो गए। तो ये मेंटोर होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। अगर आपने लॉयर बनना है तो आपकी फैमिली में या आपके जानने वालों में कोई अच्छा लॉयर हो जो आपको गाइड कर सके कि फील्ड क्या है। अगर आपने अकाउंटेंट बनना है तो कुछ सीनियर चार्टेड अकाउंटेंट या सीनियर आईज जो है कॉस्ट अकाउंटेंट आपका जो है वो फाइनेंस मैनेजर आपका जो है वो मेंटोरिंग करे और आपको इस इंडस्ट्री की नॉर्म्स और ज़रूरतों के मुताबिक तैयार कर दे, तो फिर आपकी कामयाबी यकीनी है। तो इस चीज़ को हम कह रहे हैं। ठीक हो गई बात? आई होप कि अब आपको बात समझ ज़रूर आ गई होगी। मैं ज़रा देखता हूँ। ओके, अच्छा। सर लाइन मैनेजर प्रोवाइड मेंटोर। आप बच्चे कह सकते हैं कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसे देखना चाहिए कि ये जो लोग इस वक्त मच्छर कितना तंग कर रहा है। अच्छा, ये जो लोग इस वक्त जो हैं ये मेरे पास काम कर रहे हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि क्या इनको अपना एक एक मेंटोर मिला है जो गाइड कर सके। तो ये ज़रा ख्याल रखना चाहिए। लाजिम नहीं कि प्रोवाइड करे, खुद से भी बच्चे जान लेते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बातें बूतें करते हैं, वो खुद ही ढूंढ लेते हैं कि इनमें से कौन सा बंदा मेरे लिए अच्छा मेंटोर हो सकता है जनरली। लेकिन मैनेजर को देखना चाहिए, अगर बच्चा खुद नहीं ढूंढ सका कैंडिडेट या आपका सबऑर्डिनेट, तो फिर आप खुद से सोचेंगे यार इसको गाइड कौन करेगा। और जब कोई गाइड ही नहीं करेगा तो ये फिर आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब बात आ गई। अच्छा, इससे एक बात तो आपको समझ आ रही है, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि जैसे ही आप सीएमए क्वालिफाई करेंगे आपने भी एक मेंटोर ढूंढना है। बिल्कुल सही बात समझ आई, आपने लाजमी करना है। एक अच्छा सा फील्ड का कामयाब आदमी आपका मेंटोर होना चाहिए और वो आपका रोल मॉडल भी होना चाहिए, आइडियल भी होना चाहिए। उससे आप सीखें कि भाई कैसे हमने आगे बढ़ना है, क्या गलतियां होती हैं जिससे इंसान आगे बढ़ता बढ़ता पीछे हट जाता है या आगे बढ़ता बढ़ता जो है मामलात में जो है वो मार खा जाता है। अच्छा, पांचवी बात, गेन कॉपरेशन एंड डेवलपिंग स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप। ये बड़ा अहम काम है कि तमाम सबऑर्डिनेट के साथ एक ताउन करना और उनके साथ एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बनाना। अगर आप ये नहीं बना सकते तो फिर आप कामयाब भी नहीं हो सकते। ठीक है जी? तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना सीखें, दूसरों के साथ। और ये इंसान की ह्यूमन स्किल्स हैं, इंसान की ह्यूमन स्किल्स होती हैं कि दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लेना, दूसरों को अपना दोस्त बना लेना, दूसरों से फ्रेंडशिप कर लेना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चों, ये ह्यूमन स्किल्स होती हैं इंसान की। तो बड़े काम की चीज़ है। जब तक आप रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे दूसरों के साथ, आपकी जो है वो पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी। आपका सबऑर्डिनेट भी याद करे कि हाँ यार वो फलां फलां मेरा बॉस था, बड़ा अच्छा था यार, उसका अखलाक बड़ा अच्छा था, पढ़ा लिखा बड़ा था, गाइड बड़ा अच्छा करता था, ये बड़ा अच्छा है। तो एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप सबऑर्डिनेट्स के साथ भी होना चाहिए। लिहाजा ये ज़रूरी है, इसके बगैर भी काम नहीं चलता। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं आपकी उम्र का था तो मेरे अंदर बड़ा एटीट्यूड था। मैं बड़ा जो है वो अ, अपने आप को बड़ी चीज़ समझना, दूसरों को लिफ्ट ना कराना। तो एक दफ़ा मैं गया तो किसी रिश्तेदार के पास, तो मेरे रिश्तेदार आज भी बड़े अच्छे इंसान हैं। वो चीफ इंजीनियर थे उस प्रोजेक्ट के ना, चीफ इंजीनियर थे और मैं वहाँ काम करता था। उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने मेरे से पूछा, वो बशर ये बताओ, अब्बा जी की बहुत प्रॉपर्टी है।
मैंने कहा नहीं, प्रॉपर्टी तो कोई नहीं है, तो कोई कारोबार के लिए पैसे वैसे इकट्ठे किए हुए हैं। मैंने कहा जी नहीं, ये भी नहीं है। तो कहते फिर अपना एटीट्यूड ठीक करो ना। फिर अपने आप को दो ही हल है, या तो तुम अपने आप को इस तरह का इंसान बनाओ कि जॉब कर सको, ताकि आप जॉब में सक्सेसफुल हो रहो, यानी आपके अंदर इस तरह के जो है वो लचक हो, इतनी आपके अंदर ताल्लुकात बनाने के इतने गुर आते हो कि आप कोई काम कर सको। और अगर ये नहीं है तो फिर कारोबार करो, कारोबार के लिए पैसा इकट्ठा करो। मैं समझ गया, मैंने कहा यार कारोबार के लिए पैसा तो मेरे पास अभी मुश्किल है। एक काम हो सकता है कि मैं अपनी ये चीज़ ठीक कर लूँ कि मैं लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना सीख लूँ। तो फिर मैंने इसके ऊपर काम किया और फिर ग्रेजुअली इन चीज़ों को सीखना शुरू किया। तो मेरा ख्याल है आप भी बात को समझ गए होंगे। क्या ख्याल? नहीं, वो मुझे मिली नहीं, 5 नंबर पॉइंट की डेफिनेशन नहीं मिली, इसलिए मैंने नीचे ये लिख दिया ह्यूमन स्किल्स, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप विद सबऑर्डिनेट, यानी अपने पास से मैंने लिख दिया। आप पिक्चर ले लें, ये हो गया जी। अब बात आ गई आपके नेक्स्ट। असल में ये जितनी भी मैं डाटा आपको दे रहा हूँ, ये बुक से है, उसकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बाय स्टीफन पी रॉबिन्स, इसकी बुक से। और ये बुक जो है परचेज बेशक आप ना कीजिएगा, मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में पड़ी हुई है, तो मैं ये क्लासरूम में अपडेट कर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? अगर आपने वहाँ से देखना हुआ तो देख लें। अब आगे आ जाते हैं 6 ये इंटरप्रेटिंग कंपनीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्रिएट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, यानी अपने सबऑर्डिनेट को समझाना होता है कि हमारी पॉलिसीज क्या हैं और हमारा काम करने का तरीक़ाकार क्या है, मेथड क्या है। तो अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे तो यकीनी तौर पे उन्हें कंपनीज की जो पॉलिसीज है उनका इल्म नहीं होगा, प्रोसीजर की समझ नहीं आएगी। यानी दूसरे अल्फाज में कह दीजिए, अगर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में कह दें तो वी कैन से दैट दे विल नॉट अंडरस्टैंड द तरीक़ाकार, उन्हें तरीक़ाकार समझ नहीं आएगा कि काम करने का तरीक़ाकार क्या है। अच्छा, और अगर हम उन्हें पॉलिसीज नहीं समझा सकेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि वो लोग कई जगह डिसिप्लिन को वायलेट कर देंगे, और जब भी बेचारे डिसिप्लिन को वायलेट करेंगे, ठीक है, तो नतीजा उसका क्या निकलेगा? डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, हम मुजरिम बन जाएंगे। तो लिहाजा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम उनको गाइड करते रहें कि ये पॉलिसीज़ हैं। पॉलिसीज़ कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती कि चलें मिसाल ले लेते हैं, छुट्टी कैसे लेनी है, साल की लीव कितनी है, कितनी लीव ले सकते हैं, कितनी नहीं ले सकते, कितनी लीव अवेल कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते, किसी काम को करने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, ताकि एक क्रिएट कर सकें एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट जिसके अंदर काम ज़्यादा हो और हर बंदा जो है अपने काम में खूब मगन हो, और उसे फंडामेंटल रूल्स और एक्सपेक्टेशंस का पता हो कि रूल्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और हमने इन पॉलिसीज़ को तजावज़ नहीं करना। तो ये चीज़ आ जाती है इसके अंदर। अब ये भी है कि हमने ये भी नहीं करना कि कंपनी का पैसा ज़ाया हो। जाहिर बात है हमें लेबर कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है कि कोई मज़दूर फारिग फिरता रहेगा तो कॉस्ट तो ऐड होती रहेगी। तो हमें जो है कम करना है मटेरियल वेस्ट। अब मटेरियल वेस्ट करना है तो उसके लिए हमें अच्छा तरीक़ाकार या गाइडेंस देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ को, और रिसोर्सेज को बचाने के लिए वेस्ट से ट्रेनिंग देनी चाहिए, तरीक़ाकार समझाना चाहिए, और सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, टाइम वेस्ट को भी रोकना चाहिए कि टाइम ज़ाया ना हो। कंपनी का कीमती वक्त होता है, वक्त बर्बाद ना हो कहीं, ठीक है जी। तो हमें टाइम को भी
टाइम को भी समझना चाहिए, टाइम भी एक रिसोर्स है। तो हमें गाइड करना चाहिए अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को कि वो रिसोर्सेज वेस्ट ना करें, क्योंकि आपने क्वालिटी मैनेजमेंट में भी पढ़ा था ना कि अगर वसाइल वेस्ट होंगे तो चीज़ें दोबारा बनानी पड़ेंगी, रीस्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान का एहतमाल हो सकता है। हमें ये भी देखना होगा हर एम्प्लॉय के हवाले से कि कोई भी एम्प्लॉय जो है उसका जो कैपेसिटी है वो हम ज़ाया ना करें। यानी उसको अगर अल्लाह ताला ने जो टैलेंट दिया है, एबिलिटीज़ दी हैं, उनको हम डेवलप करें। याद रखें, एबिलिटीज़ जो हैं वो सामने आती हैं। एक इंसान के सामने उसकी एबिलिटी एक दफ़ा आती है, दो दफ़ा आती है, लेकिन अगर वो उस एबिलिटी को संवारेगा नहीं तो वो दोबारा आपके सामने कभी नहीं आएगी। यानी ज़िंदगी में कभी एक आध बार आपको पता चलेगा कि मुझे ये काम बड़ा अच्छा कर सकता हूँ मैं, लेकिन अगर आपने उसे निखारा नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। लिहाजा आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए और आपके सुपरवाइज़र को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने सबऑर्डिनेट्स में जो एबिलिटीज़ उसे नज़र आ रही हैं उनको निखारे, ताकि वो एबिलिटीज़ निखर कर सामने आए। तो जैसे अगर आप मुझे पूछें कि क्या एबिलिटीज़ सर कभी अचानक भी सामने आ जाती हैं, अचानक ही पता लगता है कि आपके पास एक एबिलिटी। मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है जी, और गेंद चली जाती किसी के घर में, लड़के उकसाते हैं कि चलो ज़रा जंप इन करो। आप बच्चे हैं, आपको समझ नहीं आती है, जंप इन कर जाते हैं। जैसे ही जंप इन करते हैं देखते हैं कि अंदर 3 बड़े बड़े अमेरिकन बुल टेरियर आपकी तरफ लपकते हैं। आप भागते हैं 80 की स्पीड में, छलांग लगाते हैं, हाथ पड़ जाता है दीवार पे और आप दीवार के साथ लटक के बाहर आ जाते हैं। पहली दफा एक आपको एहसास होता है कि आप क्लाइंबिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये समझें कि जिंदगी में दोबारा कभी आपके साथ ये सिचुएशन हुई तो आप क्लाइंबिंग कर सकेंगे, ये नामुमकिन है। ये अल्लाह ताला ने आपको बताया कि तुम ये कर सकते हो। अब इसके बाद अपना वजन मेंटेन कर रखना, अपने मसल्स को मेंटेन रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इसके बावजूद आप अपना वेट और अपनी जो मस्कुलर स्ट्रेस है उसको मैनेज नहीं करते, तो फिर जान लें कि एवरी डे इज़ नॉट ए संडे। तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी आपके ऊपर प्रॉब्लम आई तो शायद आप इतना अच्छा जंप ना लगा सकें। इसी तरह मैनेजर तो हर चीज़ देख रहा होता है, उसके पास तो हर चीज़ का तजर्बा होता है, मुशाहदा होता है, उसे तो समझ आनी चाहिए कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, जो दूसरों के लिए करना मुश्किल भी है और नामुमकिन भी है। तो आपका ये काम, उसका ये काम बनता है कि वो इन चीज़ों को निखारे जो सामने आ रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्रिएटिंग द मेंटेन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डिपार्टमेंटल मोरल। देखिए, इंसान जो होता है ना, हमेशा विनिंग मोड में नहीं बैठा होता। इंसान के जो जज्बात है ना, इनके अंदर लहरें होती हैं। कभी इंसान बहुत अच्छा फील करता है, कभी इंसान बड़ा पैसिमिस्ट हो जाता है, कभी वो इंसान ऑप्टिमिस्ट हो जाता है, कभी वो बड़ी मुस्बत बातें करता है, कभी वो मनफी रुझानात में बह जाता है। बस इंसान के अंदर ये उतार चढ़ाव जो है उसकी शख्सियत का खासा है। एक मैनेजर की एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज के मोराल को हमेशा हाई रखे। इसको हाई रखने के लिए उसे चाहिए कि वो एक अच्छी स्पीकिंग स्किल रखता हो। कभी भी अपने एम्प्लॉयज को ये ना कहे कि ये काम हमसे हो नहीं सकता। हमेशा उन्हें यकीन दिलाता रहे कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप जद्दोजहद करेंगे तो आप ये काम कर जाएंगे। हमेशा उन्हें प्रोसीजर, डिसिप्लिन, सिस्टम समझाता रहे, लेकिन उसके साथ साथ उनको मोटिवेट भी करता रहे ताकि वो अ, उनके साथ एक रोल मॉडल की पोजीशन पर रहे, उनके लिए एक सिंबॉलिक सक्सेस का साइन बन के रहे और हमेशा मुस्बत बात करे। तो ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना कि लोगों को खुशखबरी देना भी बहुत बड़ी नेकी है, लोगों से अच्छी बात करना भी बहुत बड़ा सदका है।
सदका लाजिम नहीं उसके लिए पैसा हो, मुस्कुरा के देखना भी एक अच्छा सदका है, और किसी की मुस्बत बात की तारीफ करना भी बड़ा अच्छा सदका है, ठीक है। और कोई गुनाह कर रहा है उसे गुनाह से रोकना भी सदका है, और आपसे गुनाह सरजद होने वाला है या हो रहा है, अपने आप को रोकना भी सदका है। यानी ये सब बड़ी ऊंचे अमाल हैं जो कि मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ आपके साथ। लेकिन ना सिर्फ ये, एक मैनेजर की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक फिजिकली प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दे, एक ऐसा माहौल जिसमें वो चीज़ें ना हो जिससे उसकी हेल्थ पे बुरे असर पड़ते हैं। स्मोक ना हो, गैर ज़रूरी तौर पे हीट ना हो। अब स्टील वर्कर है तो ज़ाहिर है हीट होगी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आम हालात में एक अच्छा माहौल हो जिसमें हीट ना हो, ट्रिवलिंग वायर्स ना हो, ट्रिवलिंग कारपेट्स ना हो, यानी और अनकवर्ड केबल्स ना हो, पता लगे कोई बंदा बेचारा करंट से लटक गया है। तो हमें ऐसा माहौल देना चाहिए जहाँ पे एक मेंटेन सेफ वर्किंग प्लेस हो, प्लांट सिस्टम, तमाम रिस्क जो हैं उससे हम मावरा हों, ये रिस्क जो है हमारे लिए ना हो। तो हम ये कहेंगे कि ये बेस्ट वर्किंग इन्वायरमेंट है जिसमें हम अपने जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, कुछ बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वी कैन डू इट, हम जो भी कर सकते हैं इस हवाले से। तो ये बच्चों यहाँ पे आके हम कहते हैं कि HR ड्यूटीज़ हैं एक लाइन मैनेजर की। क्या ड्यूटीज़ हैं हम सब अभी बात करते हैं। हमने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि एक लाइन मैनेजर को चाहिए कि वो अपने सब ऑर्डिनेट को में से सही बंदे को सही जॉब पर लेकर आए, राइट पर्सन होना, राइट जॉब। अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं जो नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें रोशनास कराए कि मेरा आपका डिपार्टमेंट क्या है, कौन आपका सबऑर्डिनेट है, कौन आपका सीनियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या ट्रेनिंग चाहिए। अच्छा, बस एक मिनट अजान हो जाने दें। जी बच्चों, तो हम इस बात को जारी रखते हैं कि बात यह है कि अपने आने वाले एम्प्लॉयज़ को, नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है एक मेंटोर प्रोवाइड करना उन्हें। ठीक है जी, मेंटोर के साथ साथ मेंटोर जो उन्हें इंडस्ट्री के तकाजे समझा सके, नई नई बातें बता सके, इनक्रेज किया जाए क्वेश्चंस को कि वो सवाल करें, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, उन्हें क्रिएटिव फीडबैक दिया जाए, उन्हें हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट दिया जाए, ज़िंदगी और काम में एक बैलेंस हो, उनके जॉब परफॉर्मेंस इम्प्रूव करवाए। उसके अलावा ये है कि स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाए उनके साथ, फिर इंटरप्रेट करे पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को कि क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोसीजर हैं इस कंपनी के, असूल क्या हैं, ज़ाब्ते क्या हैं इनके, कहीं वो ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी ना करें। कंट्रोल किया जाए लेबर कास्ट को, रॉ मटेरियल ज़ाया ना हो, वक्त ज़ाया ना हो, इक्विपमेंट ज़ाया ना हो। उसके बाद एबिलिटीज़ बिल्डअप की जाए पर्सनस की, ताकि उन्हें उनके अंदर एक काबिलियत पैदा हो। उसके अलावा एक मोराल उनका हाई किया जाए, और फिर प्रोटेक्ट किया जाए, हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट उन्हें अच्छा दिया जाए। ये है एक लाइन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अच्छा,
तो यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ तक सबसे पहले तो ये कंफर्म हो जाए कि ये बात आप सब बच्चों को समझ आ गई है, तो फिर हम आगे चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया है, नए टॉपिक पे जाना है। तो ये छोटा सा टॉपिक पहले आप यस करें कि आपको आता है और समझ आ गया। जी बच्चों, अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक बात जो है हमें समझ आ गई है और तमाम बच्चे कह रहे हैं कि ठीक हो गया। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो हमजा कह रहे हैं कि चौथा पॉइंट थोड़ा सा बता दें। चौथा पॉइंट कौन सा था? फोर्थ पॉइंट कौन सा था? अच्छा, जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। वो मतलब ये है कि उसे बताएं कि उसको क्या परफॉर्मेंस से हम क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं एम्प्लॉय से, उसका ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी में क्या रोल हो सकता है, ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें और हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी में अहम किरदार अदा कर सके। अब हम बात कर लेते हैं, अगले टॉपिक को शुरू कर देते हैं। अभी थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, तो हम ये वाली स्लाइड आपके सामने से हटाते हैं। लेकिन एकदम स्लाइड हटेंगी तो आपने परेशान नहीं हो जाना और कहीं जाना भी नहीं है अभी, चूँकि मैं अभी आपको बहुत अहम बातें पढ़ाने वाला हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। कंप्यूटर जी नई स्लाइड खोल दीजिए, बच्चों ने पढ़ना है। तो कंप्यूटर साहब ने बिल्कुल नई स्लाइड्स आप बच्चों के लिए खोली हैं। ये देखिए, टॉपिक नंबर 3.3, जिसका मतलब है तीसरे लेक्चर का तीसरा टॉपिक, तीसरे लेक्चर का तीसरा टॉपिक, सॉरी तीसरे चैप्टर का तीसरा टॉपिक क्या है जी? ट्रेंड शेपिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज जो हालात चल रहे हैं, आज के जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, आज की जो सिचुएशन है, उसने एचआरएम पे क्या असर डाला है, क्या इन्फ्लुएंस किया है और एचआर के अंदर क्या तब्दीलियां की हैं। सबसे पहले तो जिक्र किया जाए कि आज एचआरएम को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात ये है कि आज के दौर में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं, जिनके पास मुख्तलिफ तरह की कल्चर से बिलोंग करते हैं। मिसाल के तौर पे आप यूँ करें कि आप दुबई का ज़रा ख्याल करें कि आप दुबई में काम कर रहे हैं, तो एक बंदा अमेरिकन है, एक बंदा ब्रिटिश है, एक बंदा पाकिस्तानी है, एक नेपाली है और सपोज़ एक बांग्लादेशी है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर के लोग जो हैं वो एक जगह जमा। मुख्तलिफ कल्चर के लोगों को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए कि इनकी ज़ुबान मुख्तलिफ है, इनकी सोच मुख्तलिफ है। अगर हमें इतने मुख्तलिफ कल्चर के लोगों को मैनेज करना है तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर स्किल्स होनी चाहिए, फिर हम इन्हें आसानी से मैनेज कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर मैनेजरियल स्किल्स क्या हैं? एक तो हमें इंटरकल्चरल नॉलेज होना चाहिए।
यानी एक कल्चर नहीं, बहुत सारे कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास इंसानों को समझने के लिए ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, जज्बात को समझने के लिए, दूसरे के जज्बात की अक्कासी करने के लिए हमारे पास एक सेंस होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये चीज़ें होंगी तो हम आसानी से मुख्तलिफ तरह के लोगों को मैनेज कर सकें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि बहुत सारी चीज़ें इंसान को ह्यूमन के मुतालिक नहीं आती होती, क्योंकि दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन अगर कोई है तो वो हजरत इंसान है। देखिए, ये एक ऐसी मशीन है जो बायो इलेक्ट्रॉनिक्स से चलती है, बायो मैकेनिक्स से चलती है। इसके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। कमाल की बात यह है कि इंसान के जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। उसकी आंखें, उसके हाथ, उसकी नज़रें, उसकी पलकें जब झपकती हैं तो ये उसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। आप कह सकते हैं कि बायो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। इंसान अपने ट्रैक से भटक जाए तो बड़े मसाइल खड़े कर देता है, अपनी फैमिली को तबाह कर देता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह कर देता है, मुआशरे को तबाह कर देता है। लिहाजा इसको मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। यानी यहाँ पे इस वक्त अगर मेरा लेक्चर जो है वो 17 लोग सुन रहे हैं, तो भाई ये 17 लोग या 16 लोग जो लेक्चर सुन रहे हैं कोई आसान बात नहीं है। क्यों कि हकीकत में मैं आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूँ। अगर आप सोचेंगे आप एक मशीन है तो मैं आपके सॉफ्टवेयर में नए फीचर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सोचिए कि मुख्तलिफ तरह के लोगों के बारे में नॉलेज होना कोई आसान काम नहीं है कि लोगों के एहसासात को समझ सकें, फीलिंग्स को समझ सकें और मुख्तलिफ कल्चर का नॉलेज आपके पास हो। लिहाजा इंसानों को मैनेज करने के लिए मैक्सिमम नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि मेरे पास एक दफ़ा एक काउंसलिंग डिपार्टमेंट मेरे अंडर आ गया। यानी बेसिकली मेरी फील्ड एकेडमिक्स थी, लेकिन मेरे ज़िम्मे लग गया काउंसलिंग डिपार्टमेंट। वहाँ बहुत ज़्यादा लड़कियाँ थीं और वो लड़कियाँ आपस में लड़ पड़ती थीं। तो पहले तो मैं उनकी लड़ाई को देखता रहता था और वो लड़ती रहती थी। मैं कहता कोई नहीं, लड़कियाँ लड़ रही, बेचारी लड़ने दो। लेकिन जब मेरे डिपार्टमेंट के टारगेट्स की बारी आई तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार अगर ये ऐसे ही लड़ती रही तो मेरा तो डिपार्टमेंट टारगेट्स नहीं अचीव कर सकेगा और ये मुद्दा मेरे ऊपर पड़ जाएगा। अब मैं क्या करूं? तो एक एक्सट्रीम डिफिकल्टी को मैंने फेस किया। अब मैंने कहा नहीं यार, इसका तो कोई हल होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे मर्दों की फीलिंग तो काफ़ी पता है, औरतों की फीलिंग मुझे नहीं आती थी। मैं कहा अच्छा यार, आज जाके ना अपनी बीवी से मशवरा करूंगा। 2-2.5 माह मेरा हाल हर वीकेंड पे मैं उससे कोई ना कोई बात पूछता था कि इस तरह से कहा अगर एक फीमेल ने दूसरी को, तो इसमें जज्बा क्या था, इसमें फीलिंग क्या थी। आप यकीन करें, मैं 3-1 माह में वो कहते हैं ना मास्टर्स ऑफ इमोशंस बन गया। वो बात करती थी, मुझे यूं समझ आ जाती थी कहानी क्या है, और फिर मैं उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेता था। मैंने बहुत सारे मामलात में ये किया कि जो 2 लड़कियां लड़ी हैं, पहले उनकी सुलह करानी है, मेरी सबॉर्डिनेट है, और फिर दोनों से कहना है कि चलो पैसे मिला के केक मंगवाओ और मुझे केक खिलाओ क्योंकि सुलह हुई। ये एक तरह से इनडायरेक्टली एक पेनल्टी होती थी कि अगर आप लड़ाई नहीं ना कर से बाज नहीं ना आएंगी तो फिर आपको सुलह भी मैं कराऊंगा और पेनल्टी भी डालूंगा। आहिस्ता आहिस्ता ना उनके रवैये बदलने शुरू हुए। तो ये एक बड़ा अहम जो है वो मामला है। देखो, बात यह है कि मेरी वाइफ मेरी मेंटोर, हाँ उस मामले में आप कह सकते हैं कि है, बल्कि बहुत सारे मामलात में जो मुझे नहीं पता मैं उससे पूछ लेता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई घर में तो वो मेंटोर भी होती है, घर में वो जो है काउंसलर भी होती है आपकी, और घर में वो आपकी एडवाइज़र भी होती है, और तो और वो आपकी डायरेक्टर भी होती है।
तो तू सिर्फ मेंटर की बात कर रहा है भाई, यहाँ तो हर काम ही जिम्मेदारी ही उन लोगों की लगी हुई है। अच्छा, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई इफ आई शेयर विद यू। मेरी एक ही बेटी है, आई हैव ओनली वन डॉटर, इकलौती बेटी है मेरी। तो जब वो छोटी थी तो वो पता क्या कहती थी पापा याद रखो, जब वो छोटी थी, पापा याद रखो घर में सबसे बड़ी मेरी मामा है, फिर मैं हूँ, और फिर आप हो। यानी सबसे बड़ी मेरी मामा है, फिर मैं हूँ, और फिर आप हो, आप सबसे छोटे हो। तो आप अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, मैं उसकी ना बात को बिल्कुल सही मान लेता था। उसकी वजह ये है कि वो क्या करती थी, जो उसकी मामा उसे पढ़ाती थी वो शाम को बुक रख के मुझे पढ़ाती थी। वो जितनी उसको मार माँ से पड़ती थी उससे डबल मेरी होती थी रात को। और मैं चुप करके हंस रहा होता था, मार भी खा रहा होता था, लेकिन उससे पढ़ता था। अच्छा, वो जो पढ़ाती थी उसे याद हो जाता था। अभी भी अगर उसे बायोकेमिस्ट्री को मसला हो ना, तो उसे कोई कह दे रात को पापा को पढ़ाना, वो अच्छी तैयारी कर लेगी। तो भारत, एनीवे, आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे ट्रेंड्स शेपिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बड़ा ही अहम टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंची, कैसे ह्यूमन रिसोर्स के हालात चेंज हुए, और बदलते बदलते आज के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं, ये इस टॉपिक में हमने सीखना है। तो आज के लेक्चर के हवाले से आप लोग अगर कोई कमेंट्स देना चाहें। तो मोहम्मद हसीब कह रहे हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर था, और हमजा कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्स फ्रेंडीज कह रहे हैं कि गुड, अच्छा रहा सर। हमजा इकबाल का कहना है बहुत शुक्रिया आपके पॉजिटिव फीडबैक का। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, और हम कल फिर इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। अरूज आसिम साइड, वेल डन। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।